नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, जय हिंद। इसके साथ शुरू करता हूं आज का पॉडकास्ट जो बनारस ग्लोबल टाइम्स में लगातार आपसे मुखातिब होते रहते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रविंद्र सहाय, करियर गुरु, एक पेशे से एक करियर काउंसलर, मोटिवेटर और मेंटोर। दोस्तों, हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे तरकश में न जाने कितने तीर होते हैं और ऐसे ऐसे तीर जो आपके जीवन के हर एस्पेक्ट को पूरी तरह से ग्लिटरिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। तो क्यों ना हम अपने पैनल से आज आपको इंट्रोड्यूस कराएं। आज हमारा एक सेक्टर जो बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि अक्सर लोगों को सारी बातें सिखाई जाती हैं, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं लेकिन फिनांस जैसे सब्जेक्ट्स को आप लैक करते हैं। तो आज आप उस सब्जेक्ट को, जबकि वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आज हम अपने पैनल में अपने एक्सपर्ट, फिनांस के एक्सपर्ट, जो बहुत ही कई वर्षों से, या मैं कहना चाहूंगा कि सर मोर देन 38 ईयर्स आपके हो चुके हैं। सर हमारे साथ हैं श्री M.K. पांडे जी, और उनका मैं स्वागत तो करता ही हूं क्योंकि ये हमारे पैनल का एक हिस्सा है। और आज ये आपको बताएंगे कि फिनांस आखिर होता क्या है और फिनांस का मैनेजमेंट कैसे आप करते हैं। इन सब बातों के साथ मैं सबसे पहले चाहूंगा कि सर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। सर ने अपना समय, बहुत ही बड़े समय को बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे इंस्टीट्यूशन, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ गुजारा है। सर ने AGM पोस्ट से रिटायरमेंट ली और बैंकिंग सेक्टर के सारे एरियाज को कवर किया। इवन सर आप शायद पोस्टेड थे ओवरसीज ब्रांचेस में भी, और इन्होंने दोनों ही, जैसे हमारे ओवरसीज बैंकिंग को और इंडियन बैंकिंग को बहुत करीब से देखा है। इवन इन गुजरात और महाराष्ट्र, जहां पर हम फिनांस की बहुत बड़ी दुनिया देखते हैं, वहां पर भी सर ने अपना समय गुजारा है। क्यों सर, मैं सही हूं? सही सर। तो एक बार फिर हम सर का इंट्रोडक्शन अगेन आपको रिपीट करते हुए ये बताना चाहते हैं कि आज आपके पास है फिनांस एक्सपर्ट, और वो फिनांस एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। सर, इतने विशाल अनुभवों के साथ मैं चाहूंगा कि कुछ छोटी सी शुरुआत कर दीजिए। जो लोग जो फिनांस को बहुत हल्के में लेते हैं, तो अपने जीवन में फिनांस का क्या महत्व है? धन्यवाद रविंद्र जी, आज आपके इस जेनरस इंट्रोडक्शन के लिए मैं बहुत आभारी हूं। और सच तो कहा जाए, आपके साथ एक मंच साझा करके मैं भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। थैंक यू सर। जहां तक बैंक के साथ नौकरी करने की बात है, तो वो नौकरी थी, नौकरी करनी थी, नौकरी किया, ठीक ठाक किया, अच्छा रहा। आपके मूल प्रश्न पर आऊं जी, फाइनेंस का, तो देखिए, फाइनेंस कोई नई चीज नहीं है। और हम लोग एक दो एपिसोड में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समाहित कर लें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दुस्साहस होगा, क्योंकि फाइनेंस में तो कितने साल, लंबे समय तक कोर्सेज चलते रहते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सागर को गागर में डाला जाए, ये अपना प्रयास हो। हम इस सैद्धांतिक बात के टेक्निकलिटी पर आए, उसके पहले मैं एक, आपकी यदि अनुमति हो तो मैं एक संस्कृत का श्लोक बोलना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा होगा। ये उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट से संबंध है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। जी। श्लोक कुछ ऐसा है कि जब इस भूलोक के सुख की परिभाषा की जा रही थी, तो उसके लिए पैरामीटर बताए गए होंगे। उसमें क्या है कि अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिय च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रार्थकरी च विद्या षड्भूमि लोके सुखानि राजन। इस भूलोक के सुख के 6 पैरामीटर बताए गए थे। अच्छा सर। जिसमें से 6 में से 2 अर्थ से जुड़े हुए थे। अच्छा। अर्थागमो नित्यम, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में जो छठा पॉइंट बताया गया, अर्थकरी च विद्या, means you should have the hunger, you should have the capacity, you should have the skill to generate अर्थ। यहाँ पर ये बात दोनों को शुरुआत में और अंत में दोनों अर्थ से हैं। इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट यदि करूं तो शायद ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे प्रभावशाली एग्जाम्पल होगा। बिल्कुल। अर्थागम नित्यम
होने का एक स्रोत हो सकता है कि यदि मैं किसी बिलियनियर का बेटा हूं तो मैं तो 1 आध बिलियन इनहेरिट कर लूंगा, तो उसका इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। बिल्कुल। लेकिन ये पर्याप्त नहीं होगा। द पर्सन हु इज हैविंग द कैपेसिटी, द स्किल टू जनरेट अर्थ बाय हिमसेल्फ, दैट इज पैरामाउंट। यदि इनहेरिट किया हुआ अर्थ हो और अपने पास अर्थ को जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं हो तो वो सुखी नहीं होगा, बिकॉज ही विल बी सिंपली वेस्टिंग, और कह सकते हैं कि स्पॉइलिंग द वेल्थ व्हाटसोएवर ही हैज इनहेरिटेड। तो अर्थ के लिए हमारे पूर्वजों ने अर्थ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए बात कही थी कि अर्थकरी विद्या तो सबके पास होनी चाहिए। जी। तो ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिद्धांत। यू शुड हैव ए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, नंबर 1, एंड एट द सेम टाइम यू शुड हैव योर ओन कैपेसिटी, यू शुड हैव योर ओन स्किल टू जनरेट रेवेन्यू फॉर योरसेल्फ। दिस इज द मेन crux of financial management. That is and very important. if suppose you analyze anything in the world, you will find at the end of the day ये 2 पॉइंट पर आकर के वो सारी कहानी रुकती है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये फिनांस जो है हमारे जीवन को चलाता है। ये फिनांस जो है हमारे अपने अंदर की मंशाओं को पूरा करता है, हमारे सपनों को पूरा करता है। आखिर हम जब अपनी दुनिया को जीते हैं तो नेचुरली ये फिनांस एक बहुत बड़ा पार्ट बनकर आता है। सर ने बहुत अच्छे तरीके से वो बात भी बताई कि हमारे वेद शास्त्र और हमारे संस्कृत में भी ये पहले ही कहा जा चुका है कि आप अर्निंग पे ध्यान दीजिए, और अर्निंग बाय योर ओन, दैट इज इनहेरिट वाला अर्निंग नहीं कि आपको कहीं से मिल गया और आप उसे लेकर चले, क्योंकि आप उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे। आई थिंक यही आपका बिल्कुल सार होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सार है कि आपका अपना जनरेटेड मनी हो, और अगर अपना होगा तो नेचुरली आपको स्किल्स रखनी होगी और माइंडसेट रखने होंगे। तो सर एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो करते हैं या जो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, उनका माइंडसेट क्या कुछ नॉर्मल लोगों से अलग होता है? क्योंकि एक गरीब और अमीर वाली बात आती है कि आप जीवन में अगर पैदा हुए, गरीब पैदा तो हो सकते हैं, लेकिन गरीब अगर आप मरते हैं तो कहीं ना कहीं आपके स्किल्स और माइंडसेट में कमी होती है। तो इस पर थोड़ा सा फोकस डालिएगा सर, एज एन एक्सपर्ट। रविंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। फिर मैं एक बात आपसे केवल कहूंगा जी कि गरीब पैदा होना गरीब या अमीर इंसान के हाथ में तो नहीं है। जी। आपने ये जो 2 शब्द प्रयोग किया है गरीब का, तो निश्चित रूप से जहां हम लोग गरीब शब्द का प्रयोग करते हैं वहां अमीर भी आता है। जी। ऐसे देखा जाए तो गरीबी और अमीरी ये रिलेटिव टर्म है। यस। अभी मैं आपसे कंपेयर करूं तो आप अमीर हैं, मैं गरीब हूं। लेकिन यू आर नॉट द रिचेस्ट। हो सकता है तीसरा आदमी है जो आपसे अमीर होगा। यस। तो गरीबी और अमीरी एक रिलेटिव टर्म है। जी। इकोनॉमी में जब हम लोग आते हैं जी, तो चूंकि सरकार को गरीबी के लिए खासकर कुछ नीतियां बनानी होती हैं। जी। तो वो एक पैमाना तय करते हैं कि इतनी आमदनी वाला गरीब होगा, गरीबी रेखा से नीचे होगा, इतने वाला गरीबी रेखा से ऊपर होगा। जैसे मतलब भारत में तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, ये सब सरकार ने बनाई। सरकार को बनाना इसलिए जरूरी है कि उनको कुछ नीतियां बनानी है, उनको अपना टारगेट ग्रुप डिसाइड करना है कि किसके लिए हमको कौन सी योजना बनानी है। तो उनकी बातों को हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ दें कि कितनी आमदनी होने वाले को अमीर मान लेंगे, कितनी आमदनी वाले को गरीब मान लेंगे, कितनी कैलोरी खाने वाले को अमीर मान लेंगे, कितनी कैलोरी खाने वाले को गरीब मान लेंगे, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। एकदम हम लोग लेमैन की भाषा में यदि बात करें तो गरीब वो है जिसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो पूरी हो सकती है वो नहीं हो रही है, तो गरीब है। एक बात। दूसरी बात, गरीब होने का या अमीर होने का इंडिकेटर क्या होगा? गरीब और अमीर होने का इंडिकेटर यही है कि यदि हमारी आमदनी उतनी नहीं है जिससे कि हम अपने खर्चों को पूरा कर सकें तो हम गरीब हैं। और यदि हमारी आमदनी इतनी है कि हम अपने खर्चों को पूरा कर सकते हैं तो हम ठीक है, गरीब नहीं है। अब सवाल उठता है कि जब आमदनी और खर्चे का संबंध हमारे सीधे गरीब होने या नहीं होने से है, तो अपने लोगों को ये जरूर एक पैमाना डिसाइड करना होगा कि हमको खुद से सेल्फ इवैल्यूएशन, इसके लिए मैं इकोनॉमिक्स थ्योरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी अर्थशास्त्री को मैं नहीं कोट कर रहा हूँ। ये हर व्यक्ति को खुद से अर्थशास्त्री बनना होगा और समाज शास्त्री
बनना होगा, खुद एनालाइज करना होगा कि यदि आपके खर्चे आपकी आमदनी से ज्यादा हैं तो आप गरीबी के रास्ते पर हैं। इस तथ्य को तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सिमिलरली यदि आपकी आमदनी आपके खर्चे से ज्यादा है तो आप अमीरी के रास्ते पर हैं। जी जी। तो अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट की बात होती है, माइंडसेट कोई, मैं नहीं समझता कोई वो रोबोटिक होते होंगे या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके अंदर नहीं होता, उनके नेचुरल इंटेलिजेंस होता। अब सवाल मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ कि जैसे एक्सीजेंसी है, उनकी कोई परिभाषा नहीं। जो एक्सीजेंसी है, जो एसेंशियल्स हैं, उनको तो खर्चा हर व्यक्ति को करना होगा, भले हमको उसके लिए बोरो क्यों ना करना पड़े। जी। नॉर्मल कंडीशन में जब यदि हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं जी, तो जैसा अभी मैंने शुरू में कहा कि गरीब होने के लिए है कि आपको खर्चे ज्यादा करने होंगे अपनी आमदनी से। जी जी। और अमीर बनना है तो अपने खर्चे को कम करना होगा आमदनी से। तो पहला मतलब इसका एकमात्र पैमाना यह है कि हम जिस लेवल पर अभी काम कर रहे हैं, जी, हम ये कैलकुलेट कर लें कि हमारा पर डे का या पर आवर का इनकम क्या है। जी जी, कर सकते हैं कैलकुलेट, बिल्कुल कर सकते हैं। सिमिलरली हमारा फिर वैसे काम जिसमें हम टाइम की सेविंग कर रहे हों और उसका कॉस्ट क्या हमको बियर करना पड़ा है। जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि मैं सपोज 25,000 रुपये महीने कमाता हूँ और मान के चलते हैं कि हम 10 घंटा रोज काम करते हैं और 25 दिन काम करते हैं तो 250 घंटे हमने काम किया। तो 250 घंटे काम करने के बदले में हमको 25,000 रुपये मिले, मतलब हमारे 1 घंटे की मजदूरी 100 रुपये हो गई। दैट्स ऑल। 100 रुपए की हमारे घंटे की आमदनी है। अब हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं, फिर मैं दूसरा एक उदाहरण दे रहा हूं फॉर एग्जांपल कि हम हमारे घर में एक हमने मेड रखा जो आगे घर में झाड़ू लगाती हो। जी जी जी। उसको झाड़ू लगाने के लिए हमको मैक्सिमम मैं देखता हूं कि उसको आधा घंटा से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं खुद से करूं तो आधे घंटे 20-25 मिनट में कर लूंगा। और उस आधे घंटे के काम के लिए हम उसको 5,000 रुपए दे रहे हो या 3,000, जो भी कुछ रुपए दे रहे हो, उसका आवरली कैलकुलेट कर लीजिए। यदि उसका आवरली इनकम आपका आवरली एक्सपेंडिचर 100 रुपए से ज्यादा है, इसका मतलब आप गरीबी के रास्ते में जा रहे हैं। तो वो काम आपको खुद करना चाहिए जो आपकी आमदनी से ज्यादा रेट से खर्चा आपसे करा रहा है। और जो बिजनेस में जो आपने कहा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो करते हैं, कोई रोबोटिक नहीं, उनका बिल्कुल नेचुरल इंटेलिजेंस उनके पास होता है। एक एक पॉइंट का जो कैश फ्लो हम लोग कैलकुलेट करने की बात कहते हैं तो यही कहते हैं कि किसमें कैश सरप्लस है, कहाँ पर कैश डेफिसिट हो रहा है, आपके कौन से काम करने से आपका रेवेन्यू जनरेशन आपके एक्सपेंडिचर के रेवेन्यू जनरेशन से ज्यादा है। रेवेन्यू इसको थोड़ा सा सर मैं चाहूँगा थोड़ा सरल शब्दों में आप बताएं, जैसे कि हमारे दर्शक इसे समझ सके कि हमको जैसे लगता है कि समस्या पैसों की कमी की नहीं है, एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ प्लानिंग तो प्लानिंग कैसे, और इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में सर बताएं जिससे कि लोग अपनी सामान्य भाषा में इसको समझ सकें। साहे जी, पहली बात जो सरल मतलब कोशिश तो मैं यही कर रहा हूँ कि सरलतम शब्दों में कहा जाए। फिर भी ये सोच लीजिए कि नॉर्मल हर व्यक्ति की टेंडेंसी है ना कि हम गरीबी से दूर हटें, मतलब हम समृद्धि की ओर बढ़ें। जी। और समृद्धि का कोई सीमा नहीं है कि हम इस लेवल पर पहुंच गए तो हम कॉम्प्लेसेंट हो जाएं। कॉम्प्लेसेंसी हमेशा विकास का बाधक है। कॉम्प्लेसेंट तो कभी नहीं होना है, बिकॉज देयर इज नो एंड, स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट, चलते जाते हैं, आपके जाना है, आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेसेंसी को तो कभी क्रीप इन करने नहीं देना है, नंबर 1। नंबर 2, मैं जो असली बात कहने जा रहा हूं कि हमारे हाथ में अपना इनकम बढ़ाने की एक सीमा है। जैसे सपोज मैं कहीं नौकरी करता हूं, चाहे इवन मैं बिजनेस ही करता हूं, मैं प्रोफेशनल हूं, इनकम हम रातों रात अपनी जितनी चाहे उतनी नहीं बढ़ा सकते हैं। यू हैव ए कांस्टेंट। लेकिन हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है वो मेरे हाथ में है। एक्सपेंसेस को हम चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, चाहे जितना एक सर्टेन लेवल तक घटा सकते हैं। हम अपने पूरे महीने की सैलरी 1 घंटे में खर्चा कर सकते हैं। जी। पूरे महीने की सैलरी में महीना का खर्चा चलाने के बाद हम सरप्लस बचा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। सैलरी अपनी बढ़वा लेना हमारे हाथ में नहीं है। तो जो अपने हाथ में नहीं है उसको तो छोड़ दें, जो अपने हाथ में उस पर मैनेज करें, मैनेज उसी को करेंगे। तो हमने जो इसे भी जो एक एग्जाम्पल बताए फॉर एक समझने के लिए कि हम अपने आवरली जो भी हमारे आमदनी का जरिया है, जिस दर से हम कमा रहे हैं
उससे ज्यादा दर से हम खर्चा करेंगे तो हम गरीबी के रास्ते पर चलेंगे। यहाँ पर फिर मैं कह रहा हूँ कि जो एसेंशियल्स हैं वो इसके परव्यू से बाहर हैं। यदि बच्चे का फी भरना है तो भरना है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं। यदि घर में कोई दुर्भाग्य से बीमार पड़ गया हो तो दवा खरीदनी जरूरी है तो खरीदनी जरूरी है। यदि बिजली का बिल भरना है तो भरना है। तो एक्सपेंसेस हमारे दो तरह के हैं, एक कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस हैं और एक जो फिक्स नेचर के, उनको करना ही करना है। तो एक्सपेंडिचर में भी जो कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस है उस पर पूरी तरह से माइक्रोस्कोपिकली उस पर ध्यान देना होगा कि हम अपने कंट्रोलेबल जो एक्सपेंसेस हैं वो रियली कंट्रोल्ड हैं कि वो बियॉन्ड कंट्रोल जा रहे हैं। मैनेजमेंट केवल उसी में आकर रुका हुआ है। और वो यानी आपके हाथ में जो है उससे आप मैनेजमेंट करना कितना जाए। हाँ, वो यदि आप कंट्रोल में है आपका तो आप निश्चित रूप से मैं मान के चलिए कि सही रास्ते पर हैं। यदि वो अनकंट्रोल्ड है तो समस्या आनी है, देर से आए जल्दी है, वो आपके दूसरे पैरामीटर पर निर्भर करेगा लेकिन समस्या आएगी। जो अनकंट्रोल्ड है मतलब जो मतलब एसेंशियल है, जिस पर आपका कोई वश नहीं है, करना है। यदि घर में ग्रोसरी खरीदनी है तो खरीदनी है। अब ग्रोसरी में हमको 100 रुपए किलो वाला चावल खरीदना है कि 40 रुपए वाला खरीदना है, अपने बजट पर निर्भर करना पड़ेगा। आपके बजट पर निर्भर करना है। आपको बाइक जरूरी है तो आपको 12 लाख रुपए की बाइक चाहिए कि 1,20,000 की बाइक चाहिए, काम वही होना है। जस्ट लाइक मोबाइल से तो लोग 50,000 और 1 लाख के खरीदते हैं, तो ये आपके ऊपर है। मैनेजमेंट उसी पर है जो आपके डिस्क्रिशन में, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर भी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर में कितना जुडिशियसली और प्रूडेंटली अपने डिस्क्रिशन को आप यूज कर रहे हैं। क्रक्स इज देयर। और यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिद्धांत उतने दूर में कन्फाइंड है, बाकी जगह कोई कंफ्यूजन नहीं है। और वहां पर डाटा इनपुट लेने के लिए भले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले लीजिए, लेकिन नेचुरल इंटेलिजेंस ही वहां पर काम करता है। वही आपको बताएगा कि आपके खाते में कितने पैसे हैं और अगला कमिटमेंट क्या है। तो अपने खर्चे को कहाँ मैनेज करना है, होटल में खाना खाना या घर में रोटी सब्जी बना के खानी है। दिस इज वेयर द मैनेजमेंट लाइस। सर, आप बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो नेचुरली हम सब, क्योंकि आपने डायरेक्टली ये फोकस किया कि आपका बजटिंग होना चाहिए, आपकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, और जो एसेंशियल है उन पे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जिनको आप नियंत्रण कर सकते हैं, उन्हें तो आप रोक ही सकते हैं। तो ये सारी चीजें सर, बैंकिंग से आप जुड़े हुए हैं, लोग अपने बैंक में खाते खोलते हैं ये सोच कर कि हमारे कुछ पैसे बचेंगे और हमारा मैनेजमेंट ऑलरेडी बैंक कर देगा। तो क्या बैंकिंग इंडस्ट्री में किस तरह का सपोर्ट हमारे इंडिविजुअल्स को मिल सकता है? जो बैंक खाता कैसे लोग खोलते हैं, उसकी बजटिंग कैसे करते हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। देखिए, यहाँ पर शायद जी एक बात आपकी बात में मैं थोड़ा सा मतलब डेविएट कराना चाहूंगा आपकी बात जी जी जी। बैंक सिंपली इज द कस्टोडियन ऑफ योर फंड। ओके। बैंक ट्रस्टी है, आपका पैसा कस्टोडियन है, वो आपने दिया है, सुरक्षित रखना है उसका काम, और फिर जब आप मांगे आपको दे देना है। यस। आपके फंड को मैनेज करना एक बैंकिंग के एक अलग सब्सिडियरी टाइप ऑफ एक्टिविटी है। जी जी। बेसिकली दैट गिव्स यू सजेशन, एडवाइस, एंड बेस्ट उनके एडवाइस पर आप जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो आपको वो एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा। बट सिंपली स्टेपिंग इनटू ए बैंक आपका वो पैसे की सुरक्षा करता है। Yes. आपको पैसे पर क्या रिटर्न मिलना है, कितना रिटर्न आपको चाहिए, ये आपका डिसीजन होता है। और इसके लिए मतलब बैंक वही करेगा जो आप कहेंगे, मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए, उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो जैसे ही बैंक में हम लोग जाते हैं, यदि बैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो चूंकि बैंकिंग तो मेरे रग रग में बैंकिंग है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। बैंक में पैसा पहली बार सुरक्षा के लिए हम लोग डालते हैं, या कहीं भी हमारे पास यदि वेल्थ है तो एक सामान्य इंसान की ये जरूरत होती है, ये फितरत होती है कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे। नंबर 1, हमारा पैसा बढ़ता रहे, मतलब हमारी पूंजी बढ़ती रहे, और ये 2 चीजें तो उसको चाहिए। और तीसरी चीज कि जब हम चाहें तो मेरा वेल्थ मेरे काम आ जाए। ऐसा नहीं है कि आज हमारा पैसा है और हम जरूरत हमको आन पड़ी, हमको मिल ही नहीं पा रहा है। तो ये 3 पैरामीटर वेल्थ के साथ मतलब अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, और हर व्यक्ति इन 3 चीजों को चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित रहे, पैसा बढ़ता रहे, और जब वो चाहे तो उसको मिल जाए। और इसमें बैंक पूरा सपोर्ट करता है। बैंक इसमें पूरा सपोर्ट करता है। लेकिन अब यहाँ पर सुरक्षा वाला बात तो हो गई, वो बैंक का सपोर्ट है। लेकिन बाकी जो 2 चीजें हैं,
इंडिविजुअल हमारे निर्णय पर निर्भर करता है। बैंक को ये नहीं मालूम है जब तक हम नहीं उसको बताते हैं कि हमने जो पैसा जमा किया है इस पैसे को हमको अगली जरूरत कब पड़ने वाली है, ये उसको नहीं मालूम है। ये मैनेजमेंट आपको डिसीजन देना होगा, आपको बताना होगा कि हाँ हमको जरूरत है, अभी ये पैसा जो हम आज 10 लाख रुपए सरप्लस है हम ये रख रहे हैं कि अगले 3 साल के बाद मेरा बेटा पढ़ने जाएगा तो हमको एजुकेशन लोन ना लेना पड़े, ये हम उसके फी में यूज करेंगे। या आज एक बहुत पॉपुलर स्कीम है सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना। इकलौती एक ऐसी योजना है जो पर्पस ओरिएंटेड है और ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार देती है उस पर। मतलब जनरल नॉलेज के लिए भी मैं बताऊं अपने दर्शकों को, यदि कोई पूछे कि पर्पस ओरिएंटेड कोई स्कीम बैंक में हो जो केवल स्पेसिफिक पर्पस का है तो उस सुकन्या समृद्धि का नाम लेगा। अच्छा, ठीक है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमको क्या जरूरत है वो हमको मालूम है। तो एक हमको फॉर एग्जांपल सुकन्या समृद्धि को हम लोग थोड़ी देर के लिए किनारे कर दें, हमने आज पैसा रखा है, 2 साल के बाद मेरा बेटा ओवरसीज जाने वाला है पढ़ने के लिए, हमको उस समय इसका एक्सपेंडिचर के लिए मैंने पैसा रखा है, तो बैंक को हमको बताना होगा 2 साल के लिए चाहिए। हमने 2 साल के लिए पैसा जमा कर लिया तो निश्चित रूप से जो 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। कैसी कभी इवेंचुअलिटी ऐसी आ सकती है कि आज हमने सोचा कि पैसा हमको 2 साल के बाद चाहिए, लेकिन घर में मेरे पिताजी बीमार पड़ गए और हमको 6 महीने के बाद उसमें से 2 लाख रुपए चाहिए। तो अब हमको जरूरत आ गई तो हमको एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि हमको 2 लाख रुपया जब चाहे तो मिल जाए। तो ये तो उसकी लिक्विडिटी है, इसको टेक्निकल भाषा में इकोनॉमिक्स की भाषा में हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। और बाय डिफॉल्ट ऐसे देखेंगे तो जो प्रॉपर्टी जो वेल्थ आपका मोस्ट लिक्विड है वो सबसे अच्छा है, आप जब चाहे यूज कर लें। आप अपने जेब में पैसा रखे हैं, जब जरूरत पड़ेगी यूज हो जाएगा, मोस्ट लिक्विड फॉर्म है। मोस्ट इलिक्विड फॉर्म भी हो सकता है, वो जब आप चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो जो मोस्ट लिक्विड है उसमें सबसे कम रिटर्न है और जो मोस्ट इलिक्विड है उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न है। आमतौर पर ऐसा होता है, जैसे भी हमने सुकन्या समृद्धि की बात बताई तो इसमें लॉक इन पीरियड होता है कि इतने दिन से पहले आप इसको निकाल नहीं सकते। तो ये सारी अपने स्पेसिफिकेशन बैंक को बताना होगा और उसके हिसाब से आपकी लिक्विडिटी, आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वो आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे और आप उसमें यदि अपनी सहमति देते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और वृद्धि का जहां तक बात है, इस पर ये बात छूट न जाए इसलिए भी मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं कि हमने जैसे उदाहरण के तौर पर फिर मैं बोल रहा हूं कि आज हमारे पास सपोज 10 लाख रुपए हैं, हमारे पास विकल्प है कि 10 लाख रुपए का जो भी मुझको सामान चाहिए मैं आज खरीद लूं। एक दूसरा विकल्प ये होता है कि नहीं अभी क्यों करें, मान ले कि हमको लड़की की शादी करनी है, 10 लाख रुपए आ जाए, हम आज ही उसके लिए जेवर खरीद के रख लें। एक तरीका ही हो सकता है। फिर लगता है कि नहीं यार बेटी बोले कि नहीं पापा 2 साल पुराना फैशन हो जाएगा, हम लेटेस्ट फैशन उसी समय खरीदेंगे। तो अब आपके पास विकल्प है कि 10 लाख रुपए रख दीजिए, उस समय जो इसका ब्याज के साथ मिलेगा आप निकाल के खरीद लीजिए। अब सवाल है कि आज 10 लाख रुपए में मान लिया जाए कि आपको 100 ग्राम गोल्ड मिल रहा हो, उदाहरण की बात कर रहे हैं, और 2 साल के बाद आपको ये पैसा मिलेगा, मान लीजिए कि 10 लाख के बजाय आपको, उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ 10% का ब्याज हो तो 12 लाख के आसपास मिल जाएगा। एक ऐसे करके ब्याज, मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन में उदाहरण के लिए करें। लेकिन जब 2 साल के बाद आप गोल्ड खरीदने जाएंगे तो 12 लाख रुपए में आपको 100 ग्राम गोल्ड मिल नहीं रहा है। तो आपका रिटर्न नेगेटिव हो गया ना। जो पर्पस था, आज आप 100 ग्राम गोल्ड खरीद सकते थे, उस दिन इस पैसे से आप 100 ग्राम गोल्ड नहीं खरीद पा रहे हैं। तो आपका पैसा बढ़ा तो जरूर, 10 लाख से 12 लाख हुआ, लेकिन उसका जो रियल मॉनेटरी वैल्यू था वो घट गया। तो पैसा बढ़ने और नेगेटिव रिटर्न का साथ है कि इकोनॉमी में एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं इन्फ्लेशन का। यदि आपका रिटर्न इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा है तो आपका पॉजिटिव रिटर्न है, और इन्फ्लेशन के रेट से यदि आपका रिटर्न उसमें कम मिल रहा है तो आप समझ लीजिए नेगेटिव रिटर्न में। जैसे बैंक में कोई सेविंग्स बैंक में अपना रुपया जमा करता है, यदि निवेश के हिसाब से तो वो नेगेटिव रिटर्न में, चूंकि उसमें उसको 2-2.5% का ब्याज मिल रहा है और सरकार कहती है कि देश में इन्फ्लेशन 5.5% है, 6% है, तो वो तो 4%, 3% नेगेटिव, 3% लूज कर रहा है। तो मतलब जो वेल्थ के साथ वेल्थ मैनेजमेंट में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो बात होती है वो यही है कि सुरक्षा, वृद्धि और लिक्विडिटी, ये तीनों का जो तालमेल बना सके वो सबसे अच्छा है। और बैंक आपकी सुविधा के अनुसार इन चीजों का समन्वय बना करके एक आपको बास्केट उपस्थित
कर सकते हैं, बट डिसीजन खुद को लेना होगा। यस, यानी सब कुछ आपके हाथ में है, आपको डिसाइड करना है और आपको अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, और कहाँ कहाँ पे आप रोक लगा सकते हैं ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट और एवरीवन हैज टू लर्न दीज फाइनेंशियल लिटरेसी। अक्सर सर मैं बहुत ज़्यादा छात्रों से और पेरेंट्स से जुड़ा हुआ हूँ। अक्सर बच्चे सवाल करते हैं, उनको बहुत जल्दी नौकरियां जब मिल जाती हैं तो नौकरी मिलने के बाद उनको एक अच्छी खासी सैलरी पैकेज उनको मिलता है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उस सैलरी पैकेज को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, उतने के बावजूद भी उन्हें लगता है कि नहीं बहुत सारी कमी है, और कई लोग ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से अपना जीवन जीते हैं। तो क्या फर्क होता होगा सर, एज फाइनेंशियल एक्सपर्ट आप क्या बताना चाहेंगे? मैनेजमेंट जिन्होंने अपने फाइनेंस को और अपनी मतलब इच्छाओं को में जो तालमेल बना रखा है, जैसे मैंने कहा कि हमारी जरूरतें दो मतलब जिंदा रहने के लिए दो चीजों की है, एक जो है जो एसेंशियल्स हैं जिनके बिना रह ही नहीं सकते, जी 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 जी, और एक है जिसमें कि हमारे डिजायर है, मतलब समथिंग। उदाहरण, एक बाइक एसेंशियल है, लेकिन बाइक 1,20,000 की हो कि 12 लाख की हो, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये आपकी सोच में अब किसी ने बाइक खरीदी तो 1 लाख 1.5 लाख की भी बाइक खरीद के काम चल सकता है, किसी ने 12 लाख की खरीद ली तो चाहे तो वो 12 लाख रुपए अपना सेविंग से दे दे, और नहीं यदि वो लोन पर लेगा तो ईएमआई ज्यादा भरेगा। जी जी, ये इसकी तुलना में लगभग 10 गुना मतलब ज्यादा भरेगा। तो उसका आउटफ्लो, कैश का फ्लो जो हो रहा है, आउटफ्लो जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। आप भले ज्यादा रहा हो लेकिन जा रहा होगा उससे ज्यादा स्पीड से। तो पहली बात जो आम मतलब इन जनरल देखिए, ये थंब रूल की तरह हर पर लागू नहीं होता है परसेंटेज वाला, लेकिन फिर भी जब भी आदमी का इनकम हो, पैसा हम जो भी कमाएंगे, हमारे पास जो भी आ रहा है, वी आर पेइंग इट टू समबडी। किसी न किसी को पे कर रहे हैं। यदि किराए के मकान में रह रहे हैं तो रेंट पे कर रहे हैं, बिजली थैंक यू बिजली का बिल पे कर रहे हैं, तो किसी न किसी को पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पे टू योरसेल्फ। यस, पहले अपने को तो पे कर लें। अपने को पे करने का क्या मतलब, सेविंग कर लें थोड़ी। तो जितना आप कमा रहे हो, अब ये आमदनी पर निर्भर करेगा कि परसेंटेज क्या हो। आमदनी पर निर्भर रहेगा कि परसेंटेज क्या हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए थंब रूल सब पर लागू नहीं होता। एक व्यक्ति है जिसको कि 10 लाख रुपए का पैकेज मिला, दूसरा व्यक्ति हो उसको सपोज 50 लाख का पैकेज मिल गया। एग्जैक्टली सर, ये ऐसा हो सवाल सकता है मैं भी ना? आपसे पूछने वाला था। अब सवाल उठता है कि आप एक रूल बता दें कि 20% सेविंग करो। जी, तो 10 लाख वाले को 20% सेविंग करने को कहेंगे तो इसको कितना सेव करना होगा? नेचुरली। अब 50 लाख वाले को भी आप कहते हैं 20% सेव करो, इसका मतलब आप उसको कहते हैं कि खूब ज्यादा पैसा मार्केट में उड़ाओ। हाँ, बाकी बचा पैसा जो खर्चा मतलब सरवाइव करने के लिए जो जरूरत है वो सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट मोटा मोटी एक ही होती है मोटा मोटी। उसमें थोड़ा मोड़ा वेरिएशन है। यदि एक परिवार को जिंदा रखने के मतलब मैनेज करने के लिए सपोज 50,000 रुपए की जरूरत हो एक एवरेज का, तो जिसको ज्यादा सैलरी मिल रही 50,000 को बढ़ा के 1 लाख कर ले। यस, यही कर लेना। और तुम 50 लाख मान ले कि तुम्हारा पैकेज है और तो अभी तुम कहते हो कि हम 20% बचाएगा, तो तुम बेवकूफी कर रहे हो ना। तुम्हारी तो बचत ज्यादा, तुम तो 50% में बचा लोगे तभी 25 लाख रुपए बचे हुए हैं। तुम चाहो तो 60% बचा लो, 70% बचा लो। इन्वेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास स्कोप ज्यादा है। इसीलिए अब अभी बात आ रही, थोड़ा सा टेक्निकल बात में कह रहा हूँ, किसी भी इकोनॉमी में गिनी कोएफिशिएंट की बात आती है। गिनी कोएफिशिएंट इंडिया में एक्सपेंडिचर जैसे कंजम्पशन वाले जब गिनी कोएफिशिएंट आता है तो करीब 25% का है। अच्छा। और कैपिटल सेविंग वाले में जाएंगे तो 74% का है। अच्छा। कंजम्पशन में करीब 52-53% का है। अच्छा। तो ये जो चीजें आती हैं ये इंडिकेट करता है कि भाई जिंदा रहने के लिए जो आवश्यक कंजम्पशन उस सबका लगभग बराबर है। रोटी तो सबको चाहिए ना, रोटी खाओगे और कोई सोना तो खाओगे नहीं, तो वो सबको जरूरत है। तो ये जो हम परसेंटेज वाली जो बात कहते हैं, परसेंटेज को मैं थंब रूल में कभी नहीं कहता। दूसरी बात आप कर लीजिए, यदि हमने 10 लाख, किसी को 5 लाख का पैकेज मिला हो, उसको भी आप कह लीजिए कि आप बचा लो 20%, तो उसको जिंदा रहने के लिए स्कोप छोड़ेंगे ना। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि द पर्सन विल हैव टू बी जुडिशियस ऑल द टाइम। ओके,
पहली बात जो मैंने शुरू में कहा कि आप अपने आमदनी के रेट को और खर्चे के रेट को में तालमेल करिए। हाँ, कि हमको ये बैलेंसिंग हमको 1200 रुपए वाला जूता खरीदना है कि 12,000 वाला जूता खरीदना है। जी जी जी, इट इज अप टू यू। हमको सप्ताह में 7 दिन के लिए 7 अलग अलग जूते चाहिए या एक ही जूते से 7 दिन काम चल जाएगा। ये सारी चीजों पर सेल्फ डिसीजन लेना होगा। ये कोई पेरेंट इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, कोई फ्रेंड बता नहीं सकता, बल्कि इस तरह की बात जो हम आप कर रहे हैं, यदि यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठ के, हॉस्टल में बैठ के कोई एक लड़का अपने दोस्त को बता रहा होगा तो लोग इसको फूट कर देंगे, इसको कुछ और नॉमेनक्लेचर देंगे। बट बात यही है कि ये सेल्फ डिसीजन लेना होगा कि हमको हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, हम कितना अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। जो एसेंशियल उसमें तो फिर मैं टाइम एंड अगेन दोहरा रहा हूं, उस पर आप कोई नॉट नेगोशिएबल है, दैट हैज टू बी डन। बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स, एक किसी को सेम पैकेज पर गया हो, एक इंडिपेंडेंट है, पेरेंट्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसका पेरेंट्स भी उसी पर डिपेंडेंट है, तो उसको पेरेंट को भी सपोर्ट करना है। पता चला कि माता पिता को महीने के 8-10 हजार रुपए की दवाई ही खरीद, ऐसी भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो सकती है। तो इस व्यक्ति की बचत करने की जरूरत और ज्यादा है। भले पैकेज समान हो तो उस पर परसेंटेज वाला रूल कहाँ लागू होगा? बिल्कुल परफेक्ट नियम आप लेके नहीं चल सकते, हम रूल लेके आप नहीं चल सकते। इसीलिए नॉर्मल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, वो इंटेलिजेंस यूज करना होगा और एक प्रूडेंट डिसीजन लेना होगा और डिसिप्लिन डिसीजन लेना होगा। डिसिप्लिन, यस। फाइनेंशियल वर्ल्ड में डिसिप्लिन, हालांकि डिसिप्लिन हर जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनेंशियल वर्ल्ड में डिसिप्लिन का बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट है। और डिसिप्लिन का थंब रूल आप ये मान के चल लीजिए कि कभी भी कंजम्पशन के लिए बोरो मत करिए। यस, आपने दर्शकों को मालूम होगा, आप भी देखते होंगे आजकल हर जगह जाइए, बैंक में या कहीं भी, तक सिविल स्कोर चेक करते हैं। सिविल स्कोर एक वर्ड आता है, इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक हम बात करेंगे। जी, तो उसमें मैं समरी में केवल बता दूं चलते चलते कि सिबिल में जितना आपका अनसिक्योर्ड बोरोइंग है वो आपके सिबिल को घटाता है। अनसिक्योर्ड से मेरा मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड का उधार, यदि ईएमआई पर क्रेडिट कार्ड पे कर रहे हैं, जी गलत है। यदि हाउसिंग लोन आपने लिया है वो आपका क्रेडिट स्कोर को बढ़ाता है यदि ईएमआई टाइम से पे हो रहा है तो, बिकॉज जो आपने बोरो किया उसके बदले आपने एसेट क्रिएट किया है। लेकिन क्रेडिट कार्ड की बोरोइंग, आजकल बच्चे जाते हैं ईएमआई पर मोबाइल लेके आते हैं, जी, उनको अच्छा लगता है, इकोनॉमी के लिए वो अच्छा है कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, अदरवाइज वो मोबाइल नहीं खरीदते। लेकिन ईएमआई पर जो मोबाइल ले रहे हैं, ईएमआई पर जो टीवी ले रहे हैं, ईएमआई पर जो फ्रिज ले रहे हैं, उनका सिविल को घटाता है। बिकॉज यू आर बोरोइंग फॉर अनसिक्योर, फॉर कंजम्पशन पर्पस, कंजम्पशन पर्पस के लिए आप बोरो कर रहे हैं। मतलब आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो आपका इनकम है, आपके कंजम्पशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप डेफिसिट में है। तब तो आप कार्ड, क्रेडिट कार्ड का भी ईएमआई पर पेमेंट कर रहे हैं। तो हमेशा अनसिक्योर्ड बोरोइंग से बचना चाहिए। ये इसको थंब रूल की तरह हम लोग कह सकते हैं। आपकी बोरोइंग हो तो एसेट क्रिएशन का हो। बच्चे को मान लीजिए जैसे एजुकेशन लोन है, इट इज फॉर एसेट क्रिएशन। वो बोरोइंग ठीक है, मकान लिया, बोरोइंग ठीक है, लेकिन इस तरह वाला जो जेब में पैसे नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हमको 50,000 की मोबाइल चाहिए, ठीक है, ईएमआई 2,000 2,500 जो भरना, आपने फाइनेंस कंपनी से तुरंत ले लिया। ये इन आदतों से बचना पड़ेगा। ये सब पर लागू होता है, क्रॉस द बोर्ड, इसमें कोई। ये अक्सर देखा जाता है कि लोग बहुत बड़े डेब्ट में चले जाते हैं इसी कारण से कि वो अननेसेसरी के खर्चों को अपने कंजम्पशन में ले लेते हैं, जिसकी आवश्यकता आई थिंक कहीं भी नहीं है। तो दोस्तों, बचना होगा आपको। जो आपके जो ऐसे रूल्स आपके अपने जिंदगी में, अपने इंटेलिजेंस का आपको यूज करना होगा। अक्सर सर बहुत सारे फोन्स आते हैं कि हमारा आपका लोन पास हो गया है और आपकी चीजें हो गई। इसके लिए तो हम स्पेसिफिक बात करेंगे, लेकिन इसका भी आउटलाइन हम आपसे चाहेंगे कि ये जो ऐसे फोन्स आते हैं और इतने अच्छे वो लिक्विडेटिव इश्यूज देते हैं कि आपका इस तरह से आपको हो जाएगा, इसकी लिटरेसी लोगों में बहुत कम होती है और उस वक्त उनको पैसे की जरूरत होती है और अपने डिजायर को वो रोक नहीं पाते। तो अचानक से वही मोबाइल लेने के लिए, जैसे आपने कहा कि हम 10,000 का मोबाइल भी ले सकते हैं, अपने बजट में रह सकते हैं, और हम अगर 1 लाख का मोबाइल लेने के लिए चले जाते हैं तो नेचुरली हमने अपने कंजम्पशन को जबरदस्ती उस पर बोरो किया। तो ये आदत से आई थिंक सभी को बचना चाहिए। बिल्कुल 100%, इसमें कोई
जी कोई सर। एक्सेप्शन आज सर सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रभाव है, सभी के ऊपर है। सोशल मीडिया में न जाने कितने रील्स आते हैं, न जाने कितनी बातें आती हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा जैसा अभी आप बता रहे हैं, इट इज ऑल एक्टिवेटेड थ्रू योर इंटेलिजेंस। अगर ये हो रहा है तो आपको अपना इंटेलिजेंस का प्रयोग करना होगा, तभी आपका फाइनेंस पूरी तरह से मैनेज हो सकता है। यहाँ पर हम केवल एक बात ऐड करना चाहेंगे। जी जी। देखिए, जो सोशल मीडिया का जमाना हो, मार्केटिंग का जमाना हो, ये गलत नहीं है। जो व्यक्ति जिस काम में लगा है, he has got all legitimate right to promote his activities। यस यस। एक वो आपका मतलब एक अवेलेबल एवेन्यूज हैं, उसमें Okay. कोई डाउट नहीं है। लेकिन थंब रूल के हम लोग जब अपने आप को बचाना है जी। तो हमको अपने लिए रूल डिसाइड करना होगा कि Yes. हमारे लिए क्या एप्लीकेबल है। जो रूल मेरे लिए एप्लीकेबल है आपके लिए एप्लीकेबल हो जरूरी नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड अलग अलग हो सकता है, हर इंडिविजुअल के संग अलग 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 हो सकता है। लेकिन एक चीज सब पर लागू होता है, जो मैं हर बार कहता हूं और जोर दे के कहता हूं कि देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड एनीवेयर। दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं है। यदि आपको कोई भी चीज मुफ्त में मिल रही है तो आप समझ लीजिए कि मुफ्त की चीज पा करके आप खुद एक चीज बन गए, वो फ्री बीज, आप कमोडिटी बन रहे हैं। जी जी जी। तो यदि हमको लोन की जरूरत नहीं है तो हमको लोन नहीं चाहिए। कोई तमाम जो सोशल मीडिया में आजकल कई बार मतलब अमूमन आप सुनते हैं लोगों के दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, वहां पर जो टेम्पटेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो उसमें फंस जाते हैं। बस दूसरों को देखकर। उदाहरण के तौर पर जैसे फिर यहीं पर मतलब सेल्फ कंट्रोल का, शादी होनी है घर में, खुद की होनी है, भाई की होनी, जिसकी भी होनी, खुद की होनी है। मन में एक ड्रीम पाल रखा है विच इज नॉट सपोर्टेड बाई योर ओन रिसोर्सेज, बट ड्रीम है। ड्रीम होना भी कोई ड्रीम होना गलत नहीं है, उसको सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर रिसोर्स अपने पास नहीं है। उसी समय हमको कोई एक मैसेज आ जाए कहीं से कि आपको इजीली 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए लोन अवेलेबल है। अब वहीं पर आपका जो लगाम कितना आप ढीला छोड़ते हैं या कितना टाइट रखते हैं, देयर is the examination, there is the test of your acumen, test of your control, test of your discipline। भाई हमारे रिसोर्स नहीं तो हम बोरो कर रहे हैं किसके लिए? टू फुलफिल मीन्स जो ड्रीम है, जो कि मतलब अनरियलिस्टिक ड्रीम है। अनरियलिस्टिक से मेरा मतलब बिकॉज इट इज नॉट सपोर्टेड बाय माय रिसोर्सेस। हमको डेस्टिनेशन वेडिंग मैं नहीं अफोर्ड कर सकता हूं तो नहीं कर सकता हूं। हम उसके लिए बोरो करके डेस्टिनेशन वेडिंग करें, हम बोरो करके फॉरेन ट्रिप करें, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये अक्सर लोगों की आदतें होती और हैं। वहीं पर जब कोई क्रेडिट कार्ड वाला या कोई टूर वाला या कुछ ऐसे कहीं से कोई अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आपके पास एक मैसेज आ जाए जो जेन्युइन भी मैसेज हो, आपने बोरो भी कर लिया, तो यू हैव पुट योरसेल्फ इनटू दैट ट्रैप। यस। वहीं पर आपको अपने विवेक से उस लगाम को कंट्रोल करने आना चाहिए। yes. कि हमको क्या करना। यही एक्चुअल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यानी खुद अपने इंटेलिजेंस से सारी बातें करना, साथ ही साथ अपने कंट्रोल्स को समझना कि आपको अननेसेसरी के खर्चों से बचना होगा। आपकी आदत ही आपको कहीं गलत रास्ते पे लेके चली जाती है। और यहाँ पर सर डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सर बार बार बोल रहे हैं। और डिसिप्लिन तो हर जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर खास करके क्योंकि आपके रिसोर्सेज से अगर ऊपर आप जाएंगे तो नेचुरली आप डेप्थ में जाएंगे, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो बी इन डिसिप्लिन और अपने खर्चों को समझकर चलिए, अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करिए। आपके सामने बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें आप देखेंगे भी, लेकिन वो आपको वहां पर इग्नोर करना होगा जो आपके लिए सपोर्टिव नहीं है। सर एक ऐसा फॉर्मूला बताइए या कुछ ऐसी चीज बताइए जो हर पर्सन पे लागू होता हो। जैसे अभी आपने यहां बताया कि डिसिप्लिन और माइंड का इंटेलिजेंस जो है आपके, वो बहुत बड़ा काम करता है। तो आज जाते जाते कुछ ऐसी बात बता दीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर क्रिएट करती है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आमदनी बढ़ाने की भरपूर कोशिश करिए। यस। अपना जो वेल्थ है उसको, जैसे मैंने 3 बातें बताई जी, सेफ्टी, ग्रोथ और लिक्विडिटी, इसको मैनेज करिए। मतलब उसके हिसाब ग्रोथ
एंड लिक्विडिटी लिक्विडिटी मतलब जब हम चाहें हमारे जरूरत के हिसाब से हमको पैसा मिल जाए। जी। यहाँ पर जाकर के हम कुछ एक डाल सकते हैं परसेंटेज के। हम अमूमन लोग कहते हैं कि भाई आज के इस समय में आपके पास इतना लिक्विड फंड होना चाहिए जो कि कोई इवेंचुअलिटी आ जाए तो 4-6 महीने का खर्चा चल जाए। अब वो व्यक्ति का अलग अलग फॉर्मूला, अलग अलग सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, ये करिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि आवश्यकता और शौक, ये दोनों के बीच की लाइन स्पष्टता दिखलाई पड़ती रहनी चाहिए कि जो काम हम करने जा रहे हैं ये आवश्यक काम करने जा रहे हैं या शौक पूरा करने जा रहे हैं। ये हम करें चाहे जो, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि हम इस लाइन के इस पार हैं या इस पार हैं। जी। जिस समय तक हमको ये ज्ञान होगा हम जरूर उसको फॉलो करेंगे। और एकदम जो सबके जीवन में लागू होता है ट्रेडिशनली, इसमें कोई मैनेजमेंट कॉलेज स्कूल में पढ़ाने का नहीं है। यदि हम अपने रोज के खर्चे लिखना शुरू करें, ऐसे मोबाइल कहीं भी डायरी में लिख लें कि आज के दिन में हमने क्या क्या खर्चा किया, एक लिखने की आदत डाल दें, मत खर्चा रोकिए, बस केवल ये कर लीजिए कि जो आप खर्चा करें उस डायरी में लिख लीजिए। आज हमने ये किया, मैं तो कहता हूँ दारू भी पिया तो भी लिख लीजिए कि दारू पिया आज, लिखिए आपने खर्चा किया है, आप लिखिए। और उसके बाद कभी महीने के अंत में, 6 महीने के अंत में, क्वार्टर के एंड में, ईयर के एंड में उस डायरी के पन्ने को पलटिए, एक बार पलटिए, अपने से पलटिए, मत दूसरे को दीजिए पलटने को। आप खुद देखेंगे, आपको खुद एहसास होगा कि नहीं यार ये वाला में इस पन्ने में ये 5 आइटम जो था ये तो अवॉइड हो सकता था, इसमें से इस महीने का ये 4 खर्चा जो था ये इतने में हो सकता था। अपने आप दैट विल गिव यू एन इनसाइट कि हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस। यस। और ये मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब पर लागू होता है। और लिखने वाली बात है, जहां कहीं भी वित्त है, आज देखिए सबसे ज्यादा मतलब फाइनेंशियल वर्ल्ड में बैंकिंग को तो मानेंगे ना, जहां बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन रोज होते हैं और सफलतापूर्वक सेंचुरीज से चल रहे हैं। क्यों? चाहे मिलियन का ट्रांजैक्शन हो चाहे 10 रुपए का हो, लिखा सब जाता है। जी। एवरीथिंग इज रिटन। यदि 5 रुपए का एक कुछ मतलब छोटा सा भी सामान यदि खरीदा जाएगा तो 5 रुपए का एक वाउचर बनेगा और लिखा जाएगा। तो चूंकि वो लिखा जाता है इसलिए वो रिकॉर्डेड है, वो रिफ्लेक्ट होता है आपको। हाँ। हम अपने बहुत से खर्चे को खर्चा करके आप भूल गए, ज्यादातर लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति रोज लिखता है अपने खर्चे को शाम को और महीने के एंड में वो पन्ना पलटता है ना, वो बहुत बड़ा डिसिप्लिन अपने आप 2-3 महीने के बाद हो जाता है। इसीलिए जैसे कहा जाता है पूरा डिजिटल युग हो चुका है, हम सभी डिजिटली एक्ट करते रहते हैं और न जाने कितने यूपीआईज और सब कुछ, इसमें हमारा देश काफी आगे है, आप भी यूज करते रहते हैं। तो बैंक के स्टेटमेंट्स जब आप लेते हैं तो नेचुरली आपको पता चलता है कि आपने कहाँ खर्चा किया, कहाँ डेबिट हुआ, कहाँ क्रेडिट हुआ। और अल्टीमेटली अगर आपने उसको, सर ने जैसा बताया कि आप लिखेंगे, आप ये अगर आदत डेवलप कर लेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, फिनांस को आप संभाल पाएंगे और आप अननेसेसरी के खर्चों से बच सकेंगे और अननेसेसरी की परेशानी से, क्योंकि खर्चा जब ओवर हो जाता है सर तो अक्सर ये तनाव का कारण बन जाता है हमारे जीवन में। तो ये बहुत बड़ी समझ के साथ हमारे एक्सपर्ट ने आप सबको बताया कि आखिर कैसे आप बजटिंग करेंगे, कैसे आप इंटेलिजेंस के साथ अपनी जिंदगी को चलाएंगे और कैसे फाइनेंशियल बजट को आप लेकर चलेंगे। इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, हमारे पैनल में हमेशा जुड़ते रहेंगे हमारे एक्सपर्ट। और फिर से मैं सर को थैंक यू कहना चाहूंगा। और सर हमारे अपने मित्र भी हैं और दोस्त भी हैं, हम सब एक बहुत बड़े पैनल को लेकर चलते हैं जहां पर कि सभी एक्सपर्ट्स एक साथ आपसे मुखातिब होते रहेंगे। तो इस पॉडकास्ट का सबसे बड़ा हमारा मकसद था कि आपको वो चीज बताना जो आपके लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल है। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए इस पॉडकास्ट को यहीं पर हम सर को बहुत सारे धन्यवाद देकर इसे खत्म करना चाहते हैं कि थैंक यू वेरी मच सर। आप हमारे सीरीज की शुरुआत तो आपने कर दी है, तो अंत भी आपको ही करना होगा, हम इसे लेकर चलेंगे। आगे के एपिसोड में मैं चाहूंगा जी, ये तो हम लोगों ने एक ब्रॉड ओवरव्यू बता दिया कि क्या, लेकिन क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं जी, जिनका हम लोग यूज करते हैं और कर सकते हैं। लाइक टूल से मेरा मतलब है बैंकिंग है, यस, इंश्योरेंस है, कैपिटल मार्केट है, कमोडिटी है, तमाम तरह की चीजें हैं ये जो कि मार्केट में प्रेवलेंट हैं।
इनके क्या कंसेप्चुअल एस्पेक्ट इसमें क्या है, इसमें क्या क्या ऐसी चीजें प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिसका कि हम यूज कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, इन पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करके हम चाहेंगे कि इसका इंफॉर्मेशन, इसका जो नॉलेज है हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, ताकि चीजों को केवल ऐसे उनको ब्रॉडर बता करके मैदान में नहीं छोड़ने का, साथ साथ उनको रास्ता भी बताना है कि ये चीजें आपके लिए हैं। यदि बैंकिंग करनी है तो बैंकिंग में ये प्रोडक्ट्स आपके लिए हैं। इन परिस्थितियों में ये प्रोडक्ट आपको सूट करेगा, कब इसको प्रोडक्ट को ऑप्ट करना है, कब इसको ऑप्ट नहीं करना है, इंश्योरेंस में जाना है तो कब लाइफ इंश्योरेंस कराना है, तमाम तरह के जो उसमें जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उसके साथ जो रिस्क इन्वॉल्व है, इसको बारी बारी से हम लोग कोशिश करेंगे कि यानी हर व्यक्ति के जीवन में जो हमेशा फाइनेंस को मैनेज करने के लिए बहुत सारे टर्म्स आते हैं, वो जो टूल्स होते हैं, लाइक सर ने जैसे बताया कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन दैट वे हम इन सारे टूल्स पे बात करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, और एक बार फिर सर को धन्यवाद करते हुए नमस्कार।